Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to tell you more about ionic compound, particularly characteristics of ionic compound. हाँ तो बताओ मेरे को डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू मीन्स बाय आयनिक कंपाउंड? एक लाइन का आंसर, कंपाउंड विच possess electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are known as ionic compound. For example NaCl, यानी जिसके अंदर आयंस हो उसको अपन क्या कह देते हैं? आयनिक बॉन्ड। और उस कंपाउंड पे अपन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज मान लो या कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, उन्हें मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखो, जनरल जो चीज आप जानते हो सुन लो। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो आप सुनो हमारी लाइन। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी का मतलब रूम टेम्परेचर पर बात की जाती है। किसमें मिलते हैं ये? ऑर्डिनरी कंडीशन पे, सॉलिड स्टेट में। कोई पूछे साहब क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय विच ions are associated या more closely packed to each other and hence they are solid. Most of the ionic compound कहते होते हैं solid state में। अब एक लाइन और समझो, किसी लैटिस में, लैटिस एक टर्म आई, इसका जो लैटिस है वो किससे बना होता है? आयन से। लैटिस किसे कहते हैं? एक लाइन समझिए आप ध्यान से। 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस is known as lattice and their lattice is formed by oppositely charged ions, cation and anion। लैटिस किससे बना होता है? अपोजिटली चार्ज आयन से। जैसे नाम से क्लियर है, आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, एटम और मॉलिक्यूल नहीं होते, आयंस होते हैं लैटिस में। इसके रेगुलर अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या कहते हैं? लैटिस। और अब आप चेक करो, लैटिस में आयंस जैसे इसके ऊपर भी नीचे होंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब समझ, तो ये तो 2D है, अभी ऊपर भी नीचे सब तरह से अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड एक्टिंग ऑल डायरेक्शन, इधर भी सब तरह से है। एंड हेंस आयोनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड हार्ड सब्सटेंस। कैसे होते हैं ये? सॉलिड में भी होते हैं और हार्ड होते हैं। ये तो वही साहब इसकी फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड थे, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो लिथियम वगैरह के बाइकार्बोनेट्स हैं, लिथियम है या अदर जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड है, बट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब देखो आप ध्यान से समझो, आप यहीं से समझना समझिए। उसमें एनायन बहुत बड़े साइज का है, एनायन बहुत ही लार्जर साइज का, और कैटायन बहुत छोटा है। अब आप समझना, जब एनायन हो बड़े साइज का और कैटायन हो छोटा, देखो इधर, तो ये जो रिपल्सन है ये क्या ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, इसलिए लैटिस बहुत आइडियल लैटिस नहीं बन पाता। इसलिए एक आइडियल लैटिस के लिए ये भी जरूरी है कि कैटायन और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल। तो आप जनरल लाइन से बोलेंगे दे आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयंस। तो ये तो बात हो गई फिजिकल स्टेट का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ब्रिटल नेचर। सेकंड है ब्रिटल नेचर। अच्छा, 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जब हम आउटर फोर्स लगाते हैं किसी क्रिस्टल पर, आउटर फोर्स लगाते हैं तो या तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मेटल, आपने देखा आयरन, आयरन पर आउटर फोर्स लगाते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर गोल्ड वगैरह। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिस पर आउटर फोर्स लगाने थे वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अच्छा, जब स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? ब्रिटल। तो आप देखो ये आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर के। तो जैसे ही आप इस पर आउटर फोर्स लगाओगे, आउटर फोर्स लगाओगे तो ये जो आयन है ये क्या है? स्लिप्ड हो जाएंगे। और जैसे ही आयन स्लिप्ड होंगे, देखना जब ये आयन स्लिप्ड होंगे, इनकी पोजीशन देखिए, तो सिमिलर चार्ज के आयन आ जाएंगे एक दूसरे के क्लोज। नेगेटिवली अरेंजमेंट था, ध्यान से देखो आप हमारी लाइन को। तो जैसे ही आपने आउटर फोर्स लगाया तो आयन स्लिप्ड हुए, आयन स्लिप्ड होने थे, सिमिलर चार्ज के आयन एक दूसरे के क्लोज आए, रिपल्सन हुआ तो यहीं से टूट जाएंगे। तो ये छोटे से टुकड़ों में टूट जाएगा और लगाओ फोर्स फिर टूट जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड कहते होते हैं ब्रिटल। क्यों? व्हेन वी अप्लाई आउटर फोर्स देन आयंस स्लिप टू ईच अदर एंड व्हेन सिमिलर चार्ज आयंस नियर टू ईच अदर देन रिपल्सन टेक्स प्लेस and as they split into small pieces and this phenomena is known as brittle।
इन आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखना, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, आप ध्यान से समझो इनको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पर डिपेंड करते हैं, आपको समझा दूं। मेल्टिंग पॉइंट जैसे नाम से, एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आयंस की पैकिंग कैसी है। जब स्ट्रॉन्ग पैकिंग हो जाती है, बहुत से तरह के मिल पड़ेंगे आप सॉलिड स्टेट में, कई बार आयनिक कंपाउंडों की क्रिस्टल पैकिंग HCP टाइप की हो जाती है जिसमें 74% होती है, CCP टाइप की हो जाती है 74, कई बार BCC टाइप की रहती है। तो ये भी अगली क्लास का टॉपिक है, बाकी आपको समझा दूं। दो पॉइंटों पर डिपेंड करता है, एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एक अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन द स्पीसीज। हियर द स्पीसीज आर आयंस and electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction exists between ions in all direction. Therefore their melting point and boiling point are high in comparison to, किससे high? In comparison to non ionic compound generally, जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता। अभी और बहुत से तरह के बॉन्ड पढ़ोगे आप, बोले कोवेलेंट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिव पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे, डिस्पर्सन फोर्स भी पढ़ेंगे, वंडरवाल फोर्स भी अपन जो देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन कंपाउंडों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते, उनके कंपैरिजन में बहुत हाई होते हैं। रीजन आपको समझा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयंस। ये था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। नेक्स्ट आपके पास में सॉल्युबिलिटी। आप इस पॉइंट को थोड़ा समझे क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है। अब आप समझना, ये साहब मेरे पास में किसी आयनिक कंपाउंड का लैटिस था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इसको आपको थोड़ी देर तक ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको इनकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करूंगा, कुछ जनरल प्रिंसिपल ड्राइव करूंगा इसको बता के। ये साहब जो इस अरेंजमेंट का क्या नाम दिया था बेटा? लैटिस। याद कीजिए, क्या कहते हैं इसको? लैटिस। ये क्या मतलब था? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज लैटिस इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे। अब आप समझना मेरे को इसको ध्यान से। आप साहब इस आयनिक कंपाउंड को, ये जो लैटिस बना हुआ था, इसको दो तरह के सॉल्वेंट में डाला। एक तो ये सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट तो ये है जो नॉन पोलर है, जिनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। कैसे है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक तो ऐसे में डाला और एक मैंने साहब इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला। एक इसमें डाला पोलर में, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं। एक डाला था मैंने इसको पोलर सॉल्वेंट में। देखो इस तरह से इसको मैंने डाल दिया एक पोलर सॉल्वेंट में। समझना ध्यान से। तो सबसे पहली बात बताओ मुझे, इसको देख के बताइए कि साहब ये जो आपके पास में लैटिस है, इसमें से आज डिसोल्व का मतलब समझते हो ना सॉल्युबिलिटी का, ये हटे और आयन दूर दूर हो जाए सॉल्वेंट के साथ, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मैं कुछ बताओ, इसमें से इस आयंस को कौन सा सॉल्वेंट अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है जिससे ये लैटिस टूट जाए? तो पहला आंसर बोले साहब पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, जो कैटायन एनायन ये अट्रैक्शन करेंगे उसको अट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, नॉन पोलर का मतलब समझते हो? जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो, इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो किसी मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। लाइक है CCl4, केमिकल बॉन्डिंग में आगे बताऊंगा पोलर नॉन पोलर। CCl4 है, इसी तरह से बेंजीन है, इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड है, इनको क्या कहते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जिसमें पोलैरिटी आ जाती है, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, उनको कहते हैं पोलर। जैसे आप बोलते हो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है। बहुत से मेरे पास सॉल्वेंट है, एसीटोन भी पोलर है, ये एसीटोन है, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन में डिफरेंस है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का है, कार्बन पॉजिटिव का। समझ लो। तो पहला पॉइंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं आपको इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, बहुत से कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट, ionic compounds are soluble in polar solvent in comparison to non-polar solvent। उसका रीजन एक बार देख लो कि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, वहां से आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लैटिस को तोड़ देगा। ठीक है, एक लाइन होगी पोलर सॉल्वेंट में। अब आपको मैं थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में समझाता हूं। देखिए अब थोड़ा सा आप सॉल्वेंट के बारे में समझेंगे। तो सॉल्वेंट को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर रहा हूं मैं। एक तो बोल रहा था मैं नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या बोलोगे? इन विच
distribution of electron are symmetrical and hence positive negative pole are not separated in the molecule, then these are known as non-polar। जैसे दो तीन एग्जांपल लिखे हुए हैं ये, ठीक है। एक बोल रहा हूँ पोलर, अब आप पोलर में भी समझना, अब आप पोलर में समझना, ठीक है। पोलर में एक तो जैसे मैंने अभी एक वाटर की बात की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बजाय हाइड्रोजन से, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का होता है इस तरह से, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव। वाटर है इसी तरह से, एक उधर लिखा हुआ है एसीटोन, एक क्या लिखा हुआ है एसीटोन, देखो उधर, वो भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब इनमें भी दो लाइन, पोलर में भी दो बात है, ध्यान से सुन लो, क्या क्या बात है दो, वो सुनिए। एक तो होते हैं साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो प्रोटिक और एक होते हैं एप्रोटिक। टर्म समझ लो आप, ये आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, ये टर्म आपको क्लियर कर देता हूं। चाहे आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कहीं भी बात करें, ये चीज बेसिक कंसेप्ट जिसको कहते हैं ना, या बेसिक्स कहते हैं केमिस्ट्री के, वो आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पोलर सॉल्वेंट आर आल्सो टू टाइप्स, प्रोटिक एंड एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब सुन लो, जिनमें हाइड्रोजन, प्रोटॉन हाइड्रोजन से संबंधित टर्म है, जिनमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तीन ही होते हैं, कौन कौन से, नेमली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान रखना, जिनमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो उन्हें कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहां देखो, एक तो साहब वाटर, ठीक उसी तरह से एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे हैं ये, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक। और एक होते हैं साहब एप्रोटिक, पोलर तो हैं लेकिन एप्रोटिक, जैसे अभी एक एसीटोन बना हुआ है आपके पास में, देखो उधर हो रहा है एसीटोन, देखिए एसीटोन, पोलर तो ये है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या नहीं है, हाइड्रोजन, इसलिए आप क्या बोलोगे, ए का मतलब एब्सेंट, एप्रोटिक। लाइक एसीटोन, और बताता हूं बहुत से मेरे पास में, एसीटोन, ईथर, देखो इधर पोलर तो ये है, पोलर तो क्यों है, अच्छा इसमें भी एंगल होता है, आपको बता दूं ऐसे लीनियर नहीं होता, एंगल होता है 1010 के आसपास, समझ गए। तो पोलर तो ये है लेकिन कहता है एप्रोटिक, ये भी है। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे ये आपके पास में फॉर्मामाइड था, तो एन के दो एच हटा दो तो नाम बन गया एन मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या कहते हैं इसको, एन मिथाइल फॉर्मामाइड, एन पे लगे हुए हैं दो, तो आप बोलेंगे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ बोलते हैं शॉर्ट में, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ। कैसे, ध्यान रखना, ये प्रोटिक नहीं, प्रोटिक की क्या डेफिनेशन है, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेमली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तभी बोलोगे प्रोटिक। अब सुनो आप खास बात, तो देखो एक बार ध्यान से, अब वापस आप आयनिक कंपाउंड में आते हैं, वो मैं आपको फिर क्लियर करता हूं। देखिए आयनिक कंपाउंड की बात जब की जाती है तो पहली लाइन कि आयनिक कंपाउंडों के लैटिस में आयंस होते हैं, लैटिस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। उन आयंस को लैटिस से सेपरेट करने के लिए आपके पास पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। एक लाइन कैसा होना चाहिए, पोलर, मींस एक कंक्लूजन बता दिया था, मींस आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर में नहीं, ठीक है, इस तरह से। अब इनके बारे में सुनो, जो प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं कहता हूं, प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको सॉल्वेशन एनर्जी कहोगे, वो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये लैटिस टूट जाता है और आयन सेपरेट हो जाते हैं। देखो एक बार, जैसे ये था मेरे पास में सल्फेट ही था, समझ लो आप ध्यान से, बोले साहब एक तो सल्फेट आयन, ये स्ट्रक्चर होती है, समझ लो, याद होगी, इससे पहले मैं आपको बता दिया। तो सल्फेट, और ये था मेरे पास में प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर। देखना यहां देखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की, देखो इधर, तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, प्रोटिक, पोलर भी है प्रोटिक में, ये पॉजिटिव पोल है, वो नेगेटिव पोल, ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, एनायन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए एनायन को भी अट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकाल देंगे एनायन को अट्रैक्ट करके खींच के अपनी ओर, और कैटायन से भी, ये कैटायन है तो उसके साथ ऐसे पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, वो इसको अट्रैक्ट करता रहता है। ध्यान से सुनो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या खास बात हुई, दे अट्रैक्ट कैटायन एज वेल एज एनायन फ्रॉम द लैटिस, और उस अट्रैक्शन को यहां पर मेजर किया जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट टू अट्रैक्ट
अपोजिटली चार्ज आयन फ्रॉम द लैटिस इज नोन एज इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अपन एक्सप्रेस करते हैं। तो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो बेस्ट सॉल्वेंट होगा फॉर आयोनिक कंपाउंड। फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर गुड सॉल्वेंट विच हैव हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये जो होते हैं ये प्रोटिक, इनके बारे में भी सुनो। ये ओनली कैटायन को ही सॉल्वेट करते हैं। ये किसको करते हैं? ओनली कैटायन को, एनायन को नहीं। तो अब मुझे बताओ, आप तीन बात हो गई। एक तो नॉन पोलर, बोले साहब किसी भी आयन को नहीं करते, तो लैटिस में ही बना रहेगा। पोलर की बात करूं, दो प्रोटिक और ये प्रोटिक। बोलिए विच वन आर गुड सॉल्वेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड? तो आप बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज दे अट्रैक्ट कैटायन एज वेल एज एनायन बोथ फ्रॉम द लैटिस इन कंपैरिजन टू ए प्रोटिक। पोलर तो है, ए प्रोटिक। तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट आर गुड। और अभी मैं आपसे कह रहा था कि जिनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं वो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो सबसे ज्यादा जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कॉमन सॉल्वेंट है ना, वाटर, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली होता है 80। आपको समझा दूं, ठीक है। एल्कोहल के भी, एल्कोहल्स के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करते हैं 21 से और 35 तक। वो डिपेंड करता है सब मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इस तरह से। यानी गुड सॉल्वेंट कौन सा हुआ? वाटर। आप समझो ध्यान से। तो एक कंक्लूजन हुआ, इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। आयनिक कंपाउंडों के लैटिस में क्या थे? आयंस, अपोजिटली चार्ज आयंस। तो आपको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें अपोजिटली पोल हो, एक पॉजिटिव पोल हो, एक नेगेटिव पोल हो। तो जैसा कंपाउंड उसी तरह का सॉल्वेंट यूज करो। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट लाओ। क्या कहते हैं इसको? लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। तो मैं एक लाइन बोल देता हूं, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट and polar protic solvent are good for the dissolution of ionic compound and in which water is a best solvent due to high dielectric constant। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे सुनिए, अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और सुनो, समझिए। देखो यहाँ पर ये बात साहब, मैंने ये आयनिक कंपाउंड था मेरे पास में, NaCl आयनिक कंपाउंड था, इसको डाल दिया साहब वाटर में। इसको क्या डाल दिया? वाटर में। तो ये साहब इसका सोडियम आयन, इसके चारों ओर इस तरह से आपको बता दिया ना कि कैटायन एनायन पोलर सॉल्वेंट है वाटर, इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो इधर कैटायन एनायन का अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सब तरह से ये तो कैटायन हो गया। इसी तरह से साहब ये क्लोराइड आयन था, इसके चारों ओर अभी आपको समझा दिया था वाटर मॉलिक्यूल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से। तो केवल पोलर से काम नहीं चलता दोस्तों, पोलर क्या बोलना पड़ेगा? प्रोटिक। पोलर प्रोटिक आर गुड सॉल्वेंट, इस तरह से अट्रैक्शन। तो यानी कुल मिलाकर बात क्या हुई, मैं आपको समझा देता हूं कि साहब ये NaCl था सॉलिड, मैंने डाला वाटर में, और जो आयन से क्या हो जाते हैं? हाइड्रेटेड बोलते हैं। यदि कोई और नहीं तो हाइड्रेटेड, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है एक्वस। और इसी तरह से क्लोराइड भी क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड। तो इट मींस व्हेन आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट then ions become solvated. If water is a solvent, then ions become hydrated, and the energy released during this attraction is known as solvation energy, or in case of water it is known as hydration energy. यदि जो इस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी ना, उसको आप क्या बोलोगे? कोई भी जनरल सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी, वाटर है तो क्या कहते हैं अपन? हाइड्रेशन एनर्जी। और आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी रिएक्शन और प्रोसेस जो कांस्टेंट P&T पर होते हैं उसमें जो हीट का चेंज होता है उसको एंथैल्पी कहते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं, आप देखना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रेटेड कैटायन और एनायन बने। ठीक है, अब आगे सुनो मेरी लाइन, पूरी बात सुनेंगे आप। यहाँ पर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो बेसिक कंसेप्ट समझने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। फिर आपको एक बार क्लियर हो गया ना, मैं कहता हूं फिर आप भूलोगे ही नहीं और औरों को भी समझाओगे मुझसे भी अच्छी तरह से। देखो अब आगे तो साहब सॉल्वेट हो गए कैटायन एनायन। तो मैं आपको एक हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन देता हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो ये डेफिनेशन है मेरे पास में कि साहब आयंस जो हाइड्रेटेड होगा ना इस प्रोसेस में। अब इसकी सही डेफिनेशन ये है, ध्यान से देखिए। गैसियस कैटायन एंड एनायन कितना? 1 मोल। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन और एनायन बिकम हाइड्रेटेड
इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, दुनिया भर का कितना ही हो चाहे, यहां पर 10 20 50 100 पता नहीं कितने मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था। ध्यान से, when one mole of gaseous cation or anion become hydrated या become solvated in excess of solvent, then the released energy is termed as hydration energy or also known as hydration enthalpy. The value of hydration enthalpy, ध्यान से देखें, the value of hydration enthalpy directly proportional to the charge of ion and inversely proportional to their size. अरे अट्रैक्शन ही तो है, अट्रैक्शन, ये तो साहब कोई आयन होगा और ये आपके पास में पोलर सॉल्वेंट। मैं पूछता हूं बताओ भाई अट्रैक्शन कब होता है, बोले कूलॉम्स लॉ से आप दो चीज जानते हो, चार्ज हाई होना चाहिए देखो, और छोटा होना चाहिए जिससे पास में नहीं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट एट द आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज, रेडियस मतलब साइज, इससे डिपेंड करती है। तो ये बात हो गई था आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी की। तीन क्वेश्चन बोलूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में, और फिर लाइट सॉल्वेशन एनर्जी को कंप्लीट करूंगा। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चार ऑप्शन। विच आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो Q अपॉन R, Q तो सबका सेम है 1, रेडियस चेक करो जिसका स्मॉलर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो तीन क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों यहीं पर, तीन क्वेश्चन बताऊंगा यहीं पर और तीनों समझने हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, किसकी ज्यादा हो गई, लिथियम की। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following ion is larger in size in aqueous solution, इन ये चार ऑप्शन है। which of the following ion is larger in size in water, अब इसकी बात नहीं है, ध्यान रखना इसकी बात नहीं है, आप वाटर में बात करनी है। क्वेश्चन सेकंड ये था, तो वाटर का मतलब आप यहां पे लगाओ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, अभी बोला था ना कि साहब ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रेटेड ऐसे थे। अब आप समझना ये कैटायन और साहब ये पोलर सॉल्वेंट है, समझो आप, समझिए ये था नेगेटिव पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट कर रहा था या कोई दूसरा था उसको भी अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसे अट्रैक्शन तो है ही वाटर वाला अट्रैक्शन। तो आपको इसकी बात करनी है, ये है साइज। तो ध्यान रखना कि जिस आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है उसका साइज भी लार्जर होता है। तो लिथियम छोटा जो आयन है ना वो दूर दूर तक वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यहां तक बात करनी है। तो अब वाटर में बात करूंगा तो लार्जर साइज लिथियम का, ये साइज। दो क्वेश्चन, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा और लिथियम आयन एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा। वैसे आपको बता दूं गैस कहा जाता है तो पीरियोडिक टेबल चेक करना, लिथियम छोटा होता है, यहां हाइड्रेट की बात है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which ion has higher ionic mobility, ध्यान से सुनो, which ion has higher ionic mobility in water, कि साहब इनमें से किस आयन की मोबिलिटी ज्यादा है सॉल्यूशन में। मोबिलिटी समझते हो, स्पीड, तो किसकी ज्यादा होगी। एक तो सबसे पहले तो चार्ज चेक करना, जितना चार्ज ज्यादा होगा अपोजिट इलेक्ट्रॉन की ओर ज्यादा जल्दी चला जाएगा। चार्ज यदि सेम है तब आप साइज चेक करो, तो समझो जितना छोटा आयन होता है इजीली मूव कर जाता है टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो हाई मोबिलिटी किसकी होगी, इसकी। देखो, बिकॉज इट इज स्मॉलर इन वाटर देन अदर। तीन क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जिसका चार्ज ज्यादा साइज छोटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी जिसको कहते हैं, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी और एक और लाइन बताई थी साइज, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन एक और कराता हूं आपको, हाइड्रेशन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, देख रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये देखेगा बहुत से, देखो बोले तो आप बताओ किस आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो थोड़े डी ब्लॉक के लिख दिए मैंने, समझना ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड द चार्ज इज मेजर फैक्टर, देयरफॉर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये लिख देता हूं, इसको +3 कर देता हूं। देयरफॉर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ +3 आयन ट्राइवेलेंट कैटायन इज ग्रेटर देन डाइवेलेंट, इनमें से आंसर आएगा। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। ऐसे चलते हैं 3D में, तो 3D में चलते हैं तो कोबाल्ट राइट में आता है, तो कोबाल्ट का साइज स्मॉलर देन फेरिक एंड हेंस हाईएस्ट आंसर किसका आ जाएगा आपके पास में, 4th।
कोबाल्ट +3 आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग दिस। एक और छोटा क्वेश्चन करा दूं जो जनरली आपको याद रहता है 11th के स्टूडेंट 12th के 30 तक तो ध्यान रखते हैं एटॉमिक नंबर तक। देखो इधर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, समझना बिल्कुल आपके लेवल का एक बिल्कुल छोटा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखो इसको भी ध्यान से, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चार्ज। आंसर ये, बस यही आंसर, क्योंकि +3 चार्ज, इसमें +2 +2 +1। मैं कहता कि साहब इनके साइज भी बताओ, तो आपको लाइन और बता देता हूं, जितना चार्ज बढ़ जाता है ना कैटायन पे उतना ही साइज स्मॉलर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम, ये एल्यूमिनियम +3 आयन की। ये हो गए था हाइड्रेशन एंथैल्पी से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट सॉल्युबिलिटी का एक और क्वेश्चन था लास्ट में। देखो इधर इस आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड था आपने इसको एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया, वाटर। सॉल्वेंट नथिंग इज मेंशन, देन समझ लो वाटर था। और हुआ क्या था दोस्तों, बोले था हाइड्रेटेड हो गए थे कैटायन और एनायन। क्या हो गए थे, हाइड्रेटेड हो गए थे कैटायन और एनायन। और इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको कहेंगे आप सॉल्यूशन एंथैल्पी। और अब आप ध्यान से देखो, हेस लॉ की बात करता हूं तो ये एक्चुअल में दो एनर्जी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे कि साहब इसको गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में ले जाओगे और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन दोगे आप। तो ये जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो एक्चुअल में सम है किसका, लैटिस एंथैल्पी। आप बता रहे मुझे, जब किसी आयनिक कंपाउंड को गैसियस कैटायन और एनायन में कन्वर्ट करते हो तो क्या कहते हैं 1 मोल को लेके, बोले लैटिस एंथैल्पी, टेकन पॉजिटिव साइन हियर। और आपने बोर्न-हेबर साइकिल में जब फॉर्मेशन हुआ था तो क्या साइन लिया था इसका, नेगेटिव। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एक तो सॉल्यूशन एंथैल्पी किसके साथ है, लैटिस एंथैल्पी, प्लस इसका क्या नाम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एनायन। ये लो साहब, इनको ऐड करोगे तब आपके पास में आएगी सॉल्यूशन एंथैल्पी। और दोस्तों और लाइन खास बात पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल की, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी का होना नेगेटिव बहुत जरूरी है। आप देखो इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी थोड़ा सा ध्यान रखो क्या होती है वैसे बताऊं, रैंडमनेस, डिसऑर्डर। तो यहां तो सॉलिड में था ये रेगुलर अरेंजमेंट था, यहां चला गया सॉल्यूशन में तो रैंडमनेस इंक्रीज। और जब रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है तो डेल्टा जी का ये पॉजिटिव में आएगी तो डेल्टा जी किस में आ जाती है, नेगेटिव में। एनहांस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यानी ये फेवर करती है, इनकी जो एंट्रोपी इंक्रीज होती है सॉल्यूशन में तो वो फेवर करते हैं इसके डिसोल्यूशन के लिए। अब ध्यान से देखो, यदि सॉल्यूशन एंथैल्पी की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाए तो कंपाउंड कंप्लीटली सॉल्युबल, सोचना ही नहीं। सॉल्यूशन एंथैल्पी की वैल्यू भी यदि नेगेटिव, भाई ये तो आपको पता है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यदि ये सॉल्यूशन एंथैल्पी भी नेगेटिव आ जाए तो डेल्टा जी नेगेटिव, इट मींस आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली सॉल्युबल। और फॉर दिस पर्पस नेगेटिव लाने के लिए पता है क्या खास बात है, ये जो लैटिस एंथैल्पी है, क्योंकि ये आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव लाने के लिए एक जनरल लाइन कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। आज बहुत बात समझा दी, ध्यान से समझोगे ना तो आपको ये क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिक कंसेप्ट जिसे कहते हैं वो समझाया दोस्तों। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का एक ही क्राइटेरिया चलता है, सॉल्व क्राइटेरिया चलता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, फ्री एनर्जी डिक्रीज, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। उस वो डिपेंड करता है एंथैल्पी एज वेल एज एंट्रोपी। एंट्रोपी में अभी इतना ज्यादा नहीं जानते, फिर भी आप समझ लो रैंडमनेस को कहते हैं, डिसऑर्डर को कहते हैं। मॉलिक्यूल जितना डिसऑर्डर्ड एंट्रोपी इंक्रीज। तो यहां पर तो था ये ऑर्डर्ड आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां से आप सॉल्यूशन में जाते क्या होगा, डिसऑर्डर्ड। यानी जब किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज, और एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब फेवर डेल्टा जी मोर नेगेटिव। और अब कह रहा था यदि डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाए तो बात ये अलग हो जाए। और ये वैल्यू नेगेटिव कब आए, जब ये दो है, ये तो पॉजिटिव है लैटिस एंथैल्पी, ये नेगेटिव। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए बजाय हाइड्रेशन एंथैल्पी के। ये तो हो गई जनरल डिस्कशन। अब आप वहां क्वेश्चन कैसे चेक करोगे वो सुन लो। देखो अब आप ध्यान से सुनना मेरी लाइन। सॉल्यूशन एंथैल्पी के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते बच्चे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। देखो मैं आपको अब जनरल लाइन समझाऊंगा, हालांकि एक्सेप्शन बहुत से चलते हैं। देखो इधर एक था बेरिलियम कार्बोनेट,
इधर साहब मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक ही ग्रुप के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सपोज ये बेरियम। बोले साहब बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड बताओ, ट्रेंड बताओ। तो दोस्तों अभी आपने कल इससे पहले वाले लेक्चर में देखी थी लैटिस एनर्जी, ये थी, ये साहब आपके पास में लैटिस एनर्जी की वैल्यू थी। अभी आपने देखी साहब हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी भी आयन के लिए बात की जाती है कैटायन अपॉन एनायन। ये तो मैं बोलूं बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज, चेक कर लो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज, क्यों? बिकॉज इंक्रीज साइज ऑफ कैटायन। और मैं पूछता हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज आल्सो डिक्रीज बिकॉज इंक्रीज साइज ऑफ कैटायन, दोनों डिक्रीज हो रही है ना। तो अब आप क्या कंक्लूजन दोगे? बोले साहब अब इस वैल्यू से तो नहीं बता सकते कि एक्चुअल में क्या होगा, एक ही ट्रेंड है दोनों का। इसलिए अब क्या ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है वो सुन लो। आपको एक जर्नल ऐसा बता देता हूं जो याद रहता है। बराबर कहते हैं ना कि दोस्ती बराबर वाले स्टूडेंटों में चलती है, दोस्तों में चलती है। बराबर वालों की दोस्ती को थर्ड पर्सन जनरली तोड़ नहीं पाता, और यदि डिसिमिलरिटी के दोस्त है, एक कुछ है दूसरा कुछ है, तो थोड़ा सा कोई भड़का देता है ना, बोले साहब वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, दोस्ती खत्म। तो ये लाइन यहां ध्यान रखो, जो आपके पास में एक जैसी साइज के कंपेरेबल साइज का लैटिस बना हुआ है, ये है इसका बेसिक टॉपिक, बेसिक पॉइंट। यदि लैटिस में आयंस कंपेरेबल साइज के हैं तो आप, या मैं कह देता हूं सॉल्वेंट को इसे तोड़ने में बहुत जोर आएगा, टूट नहीं पाएगा। यदि लैटिस कैसा बना हुआ है, कंपेरेबल साइज के आयन के, एक जैसे साइज के आयन बने हुए हैं, तो वो इजीली टूटता नहीं। इसका मतलब कंपाउंडों की सॉल्युबिलिटी कम। और यदि कैटायन छोटा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कैटायन छोटा हो गया बजाय एनायन से, क्योंकि एनायन तो बड़े ही होते हैं, तो ये क्या कोई भी तोड़ देगा इसको या डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना कि कंपेरेबल साइज वाले आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होती है बजाय डिसिमिलर साइज से। तो अब आप सुनो एक जनरल कंक्लूजन हमारा, क्या कंक्लूजन था कि जो ये होते हैं ना लार्जर साइज के, जैसे ये साहब आपके पास में कार्बोनेट है, इस तरह के ये सल्फेट है, जनरल ट्रेंड बताऊंगा, कार्बोनेट है, सल्फेट है, इसी तरह से फॉस्फेट है, ऐसे लार्जर साइज के, इनको स्टेबल बनाने के लिए कैटायन भी लार्जर चाहिए। और डाउन द ग्रुप जाने पर लार्जर साइज बढ़ता रहता है कैटायन का, मेक आइडियल लैटिस एंड हैज जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट एंड ऐसे लार्जर साइज के आयंस के कंपाउंडों की डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाउएवर एक्सेप्शन इन केस ऑफ सल्फेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट में एक्सेप्शन भी आते हैं क्योंकि मोर आयनिक नेचर हो जाती है उनकी, वो एक अलग लाइन है। और जो छोटे आयन होते हैं ना ये वाले, जैसे फ्लोराइड है स्मॉलर साइज के, जैसे फ्लोराइड है, हाइड्राइड है छोटे, ऑक्साइड है, ऐसे स्मॉलर साइज के जो आयंस होते हैं, इनके साथ लैटिस कौन सा बनता है, हाइड्रोक्साइड इसी में आएगा, ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड। इनके संग क्या बनेगा, जो छोटा साइज करेगा, जो ऊपर टॉप पर रहेगा वो आइडियल लैटिस बना लेगा। इसलिए ऐसे कंपाउंडों की सॉल्युबिलिटी कम। तो जो लार्जर साइज के होते हैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और जो स्मॉलर साइज के होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, जनरल ट्रेंड। ठीक है, एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, जो आप डिटेल में बात करोगे तब आपको मिलते रहेंगे, हमारे नोट्स लेकर करते रहना। ठीक है कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो एक जनरल ट्रेंड था मेरे पास में सॉल्युबिलिटी का, इसको आप तैयार करो जिससे ये आपका टॉपिक सॉल्युबिलिटी वाला कंप्लीट हो। अगला पॉइंट बता रहा हूं, 4 पॉइंट बता दिए, देखना कैरेक्टरिस्टिक चल रही है आयनिक कंपाउंडों की, जिसमें 4 पॉइंट क्लियर कर दिए। कौन कौन से? फिजिकल स्टेट, दूसरा ब्रिटल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या क्या, सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें काफी बताया, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट कंडक्टेंस। तो आप समझो पहले तो कि आयनिक कंपाउंडों के बारे में क्या बता रहा था मैं कि साहब ये तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अच्छा सॉलिड स्टेट में क्या है कि आयन, आपको एक बात और समझा दूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी चीज हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जैसे मेटल में मिलते हैं, या साहब आयंस हो जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन की ओर मूवमेंट कर सके। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, बोले साहब करंट पास कर दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाए करंट पास कर दिया। तो आप समझो, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन and hence they do not move toward the opposite electrode. Therefore ionic compound are bad conductor or insulator in solid state. Clear? But in case solid में नहीं होगा, ध्यान रखना, but in their molten और fused form, जैसे NaCl था सॉलिड स्टेट में कहता है साहब ये बैड कंडक्टर। दूसरा पॉइंट, अब देखो इधर ध्यान से,
आप क्या करो इसको फ्यूज्ड फॉर्म, लिक्विड का मतलब समझ गए, मैंने क्या किया इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर, मेल्टिंग पॉइंट के बराबर इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो ये तो लिक्विड में हो गया। और जैसे ही आपने इसको मेल्ट कर दिया, इसको फ्यूज्ड फॉर्म बोलते हैं या मोल्टन स्टेट बोलते हैं, फ्यूज्ड और क्या कहते हैं मोल्टन स्टेट। और जैसे ही आप इसमें आया, दो इलेक्ट्रॉन लगा मूवमेंट कर देगा। तो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज्ड फॉर्म और मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। आप क्या करो इसको वाटर में डाल दो, ले लो साहब, और फ्री हुए आयन मूव कर जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, डिसॉल्व कर लो। क्या कंक्लूजन, इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज्ड फॉर्म और मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन देयर सॉल्यूशन। अब मूव कर जाएंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, आयनिक कंपाउंडों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, 6 पॉइंट हो रहा है। आयनिक कंपाउंडों के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट नेक्स्ट बता रहा हूं कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी भी बोलते थे या कई बार बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या स्टेबिलिटी। तो इसके लिए भी ध्यान से सुन लो। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि साहब कितना टेम्परेचर दिया जाए किसी आयनिक कंपाउंड को जिससे वो क्या है ब्रेक हो जाए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं साहब मेरे पास में ये NaCl है, मैं इसको कितना टेम्परेचर दूं जिससे मुझे क्लोरीन मिल जाए, तो इसको एक्सप्लेन करना है मुझे, इसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब सुनो आप ध्यान, एक चीज और है, एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्टेबिलिटी नहीं था, वो तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना था, स्पीशीज वही रहेंगी। अंतर सुनो, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट थिंग्स। Melting point and boiling point are temperature at which solid is melt and liquid is boiled at atmospheric pressure. But stability is another thing. It means ionic compound become stable, does not change into their constitutional element क्लोरीन गैस, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। तो इसके लिए भी आप ध्यान रखना। वैसे तो बहुत से फैक्टर हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट समझा देता हूं जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप दो तरह से देखना, एक तो आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक, ध्यान से सुनना, एनायंस, आयनिक कंपाउंड विच कंटेन मोनो एटॉमिक एनायंस। जैसे मैं कहता हूं 5 एग्जांपल बताओ, बोले लो साहब, फ्लोराइड है, ध्यान से सुनना, हाइड्राइड है, ऑक्साइड है, ध्यान से सुन लो, मोनो एटॉमिक, एक एटम का बना हुआ, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, और दुनिया भर के, क्लोराइड है, ऐसे बहुत से, ठीक है ना। और एक होते हैं साहब पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन दुनिया भर के, जैसे देखो हाइड्रोक्साइड है एक से ज्यादा, ऐसे कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, देखो इधर फॉस्फेट, सल्फेट, ऐसे ही बहुत से आप बता दोगे दुनिया भर के, है ना। आप समझो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं मोनोएटॉमिक की, इसके लिए एक ही लाइन सुन लो, जनरल लाइन, ionic compound which contain monoatomic anion are generally stable towards the heat। मतलब आप इनको जब हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स में, आयन में नहीं, एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे मैं कह रहा था अभी आपको, भाई क्या टेम्परेचर दूं, कितना टेम्परेचर दूं मैं इसको जिससे मुझे सोडियम और क्लोरीन गैस मिल जाए, बोले साहब ऐसा हो नहीं सकता। क्या है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इसको, स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। तो जो मोनोएटॉमिक एनायन के बने होते हैं आयनिक कंपाउंड आर जनरली, एक्सेप्शन बताऊंगा, आर जनरली स्टेबल टुवर्ड्स द हीट, टूटते नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट में, बस आप स्टेट चेंज कर सकते हो, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आएगी, एक कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आएगी, इफ मेटल आयन हैज हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जर्नल सुन लो, इजीली रिड्यूस, जो इजीली रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता हो, देन देयर आयोनिक कंपाउंड, इस तरह के आयोनिक कंपाउंड आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग और समटाइम दे डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं इसके, जनरली तो बोल रहा है स्टेबल, देखो इधर ध्यान से देखो, देखिए जैसे ये रहा मेरे पास में PtCl4, बोले था आप इसको करो हीट, टूट जाएगा किसके अंदर, Pt+2 में, और क्लोरीन गैस बाहर, और कर दो, और थोड़ा ज्यादा दे दो टेम्परेचर, फाइनल प्लेटिनम में कन्वर्ट क्लोरीन गैस बाहर। NaCl में तो नहीं हुआ था, बोले साहब ये क्या हुआ, वो इसलिए हुआ
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पॉइंट है, क्योंकि प्लेटिनम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि प्लेटिनम लेस रिएक्टिव मेटल है, तो अपने लेस रिएक्टिव फॉर्म में रहेगा मेटल में, रिएक्टिव में क्यों रहेगा, इस बात है। देखो 11th पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के स्टूडेंट समझने के लिए ऐसे बोलना कि साहब प्लेटिनम तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो फिर कंपाउंड की फॉर्म में क्या करेगा वो, इसमें लिया उन्हें। और जब थोड़ा पढ़ लोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में आ जाओगे तो आप इसका बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SHE से काफी नीचे आता है। इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर्टिकुलरली रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, तो करते जाओ रिड्यूस, तो सफिशिएंट टेंपरेचर पर करते जाओ रिडक्शन, +4 +2 0। ठीक है, इसी तरह से देखो अरे दोस्तों बहुत सी बात समझने की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे कोई सी भी बेसिक चीज आनी बहुत जरूरी है। जैसे इधर देखो ये नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता पता है कि कॉपर +2 और ये जो आयोडाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड हेंस क्यूप्रिक आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट रिड्यूस्ड इनटू क्यूप्रस। बस क्या कर दिया इसने कि ये था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, साइज लार्जर है, क्या करे इलेक्ट्रॉन रुकता ही नहीं, इस पे इतना बड़ा साइज है, इजीली दे देता है, लाओ साहब इसको, ये +1 मिल जाता है। तो क्यूप्रिक आयोडाइड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज आयोडाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्यूप्रिक आयन इजीली रिड्यूस्ड इनटू क्यूप्रस, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, देखो आपको बोलते पूछते रहते हैं बोले साहब से एक्सप्लेन करो, ये नहीं मिलता है। इसी तरह से PbI4 नहीं मिलता, तो रीजन ऐसे बोलना इनर्ट पेयर इफेक्ट, ध्यान से देखो पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम +3 आयन बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, कन्वर्ट हो जाता है थैलियम प्लस आयन में, तो आयोडाइड आयन इसको बहुत इजीली रिड्यूस कर देता है थैलियम प्लस आयन में, तो थैलियम आयोडाइड बन जाएगा प्लस आयोडीन बाहर निकल जाएगी। कई बार आप इसको ऐसे लिख देते हो TlI3 ऐसे, यहाँ पर ट्राई आयोडेट आयन है, ध्यान रखना I3 नेगेटिव है, पॉली आयोडेट आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ये भी नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई आप जनरल लाइन, क्या लाइन हो गई कि इन जनरल जिनके अंदर मोनो एटॉमिक एनायन होते हैं, आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं टुवर्ड द हीट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में नहीं कन्वर्ट होते। बट दो केस, इफ मेटल आयन हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल और एनायन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन देयर कंपाउंड आर डिकम्पोज्ड एट सफिशिएंट टेम्परेचर और इवन इन रूम टेम्परेचर। आपको बता दूं दोस्तों यही एक लाइन है, इसलिए गोल्ड का और प्लेटिनम के ऑक्साइड नहीं बनते, गोल्ड के और प्लेटिनम के ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखने वाला है एनायन, और अभी आपको बता दिया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इजीली रिड्यूस हो जाते हैं रूम टेम्परेचर से पहले, इसलिए नहीं बनते। अच्छा ये तो इनके बारे में बात हो गई। अब आप बात करते हैं पॉली एटॉमिक जिनमें एनायन होते हैं इस तरह के। अब सुनो, ये क्या बहुत बड़े साइज के होते हैं, बहुत लार्जर साइज के। जनरल पॉइंट यही कि लार्जर साइज का एनायन है तो स्टेबल बनाने के लिए कैटायन भी लार्जर होना ही चाहिए। इट मींस सच टाइप कंपाउंड्स, ऐसे स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड स्टेबल बनाए उसके लिए क्या होना चाहिए था, लार्जर कैटायन। मुझे बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से कैटायन सबसे बड़े, बोले फर्स्ट है के एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम थोड़ा छोटा होता है, तो उनके ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे आपको फिर लाइन समझा देता हूं, बोले साहब सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है, आप खूब हीट करते जाओ आपको CO2 मिलेगी, हमारी गारंटी है इससे। पता है क्यों? बिकॉज कार्बोनेट आयन एंड सोडियम का जो ये ना कैटायन, इनके साइज हो जाते हैं कंपेरेबल। और अब आपको बताइए ना दोस्तों, यदि दोस्ती बराबर वालों में हो तो टूटने नहीं देगा वो दूसरा, स्टेबल लैटिस बना रहता है, स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। तो इनके बारे में सुनो, बड़े साइज के हैं इसलिए जनरली बिगर साइज के कैटायन के साथ बनाते हैं स्टेबल, फर्स्ट ए के स्टेबल होते हैं। अच्छा फर्स्ट ए में लिथियम को छोड़ दो, वो तो होते हैं स्टेबल, और बाकी जनरली टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, और दे जनरली चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड एंड इवॉल्व ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जैसे सपोज अभी ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता, सभी क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता, किसमें डिकम्पोज हो जाता, CO2 में। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का साइज इतना बड़ा नहीं। और दूसरी लाइन और ध्यान रखनी चाहिए, आपको बता दूं, इनमें भी यदि कोई एनायन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो, कैसा हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, तो उसके आयोनिक कंपाउंड चाहे फिर अब कितना ही बड़ा कैटायन क्यों नहीं हो, आइडियली क्यों नहीं बन जाए, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग से। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं जो आपके डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे भी उनको, जैसे KMnO4।
देखो आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, ये बातें आप जब समझ जाओगे तो आपको केमिस्ट्री आ जाएगी या पढ़ना सीख जाओगे। कितना ही हीट कर दो आप इसको, आपकी चॉइस है, कर दो, आपको ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको जब मैंने हीट किया तो ऐसा हो गया, तो साहब ये डिकम्पोज हो गया आपके पास में, पोटेशियम मैग्नीट MnO2 बना और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। क्यों साहब, इसमें क्या अंतर था, ये भी जो परमैंगनेट आयन है ऐसा ही पोटेशियम आयन भी था जैसे कार्बोनेट है? लेकिन फिर सुनो, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों +7, और जो +7 के कंपाउंड है वो क्या है, इजीली रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं। दे तो सफिशिएंट टेम्परेचर, हो गया रिडक्शन इसका, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 से 0 में। तो आप ध्यान से सुनना, यदि बड़े साइज का कैटायन एनायन भी हो तब भी यदि आपके पास में एनायन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो देन देयर कंपाउंड्स आर आल्सो डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। फॉर एग्जांपल KMnO4, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7। देखो इधर फॉर एग्जांपल कितना बड़ा है, ठीक है, करो हीट टूट जाएगा किसमें, K2Cr4, और एक बनता है ग्रीन कलर का पाउडर Cr2O3, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि साहब फर्स्ट डे के जो है ना लिथियम को छोड़ के वो सब स्टेबल होते हैं, नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास में एनायन किस नेचर का है। तो ये थी इनमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी। और समझाता हूं, देखो आप एक क्वेश्चन देखते जाइए। अब हमारे एक साहब सोल्ट पोटेशियम का ले लेता हूं, तीनों मिलेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड चेक करना, एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, आयन ऑक्साइड आयन, पोटेशियम के साथ तो बेटा +1 है ऑलवेज, वो तो कैटायन, ये है ऑक्साइड, ये दोस्तों है परऑक्साइड, और ये आपके पास में सुपर ऑक्साइड। एक ही बात याद करने की जो मैं आपको बता दूं, क्या, यदि मोनो एटॉमिक एनायन करते रहो खूब गर्म, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, स्टेबल टुवर्ड्स द हीट, टूटेगा नहीं, स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग से, क्योंकि मोनो एटॉमिक की बजाय क्या है इसमें पॉली एटॉमिक, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड में ऑक्सीजन दे देंगे, अपने ऑक्साइड में क्या बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन, ये भी और ये भी दोनों डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दे चेंज इनटू देयर ऑक्साइड एंड इवॉल्व ऑक्सीजन गैस। कौन, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। मेरे पास बहुत से तरीके समझाने के, बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइजिंग एनायन, बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइजिंग एनायन, क्योंकि ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -2 या 0, आप समझो, अरे या तो O2 नेचर में मिलेगी या फिर कंपाउंडों में इसमें मिलेगी। इसमें क्या करना है उसको, -1 और -1/2 तो कैसी है, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल तो क्या है -2 या 0, या तो कंपाउंडों में रहे तो -2 में रहे अपने में, या फिर नेचर में मिले तो O2 मिले। ये क्या करना है -1, इसका मतलब लेस स्टेबल, थर्मली डिकम्पोज ऑन हीटिंग, and hence redox reaction takes place, ठीक है। तो ये चीज आप मेरे पास में थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट मैं आज कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करूंगा, ध्यान से सुनते जाइए लेक्चर को। अगला पॉइंट बता रहा हूं आपको, आयनिक कंपाउंडों में इंपॉर्टेंट भी आइसोमॉर्फिज्म, समझते हो इसका मतलब, बाहर से देखने से, मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, सिमिलर morphology of ionic compound, then they are known as isomorphic, and this phenomenon is known as isomorphism। यानी कैसी अपीयरेंस है, एक जैसी, सिमिलर अपीयरेंस, बाहर से, ionic compound which have similar appearance, then they are known as isomorphic, and phenomena is isomorphism। For this purpose same chemical formula, सेम क्या होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला बताऊंगा अभी, सेम केमिकल फॉर्मूला, और खास बात इन विच एलिमेंट उनकी वैलेंसी सेम, एलिमेंट हैव सेम वैलेंसी, सेम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल देखिए इधर ध्यान से, जैसे मैंने एक लिखा साहब आपको KMnO4, आप समझना, एक कंपाउंड लिखा KMnO4, एक लिखा साहब K2SO4, ध्यान से देखो, एक लिखा K2SO4, एक लिखा था मैंने Na2CO3, एक लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, समझते जाओ, 2-3 हो गए, और एक लिख दिया साहब मैंने, एक कोई और कंपाउंड लिख दिया Na3PO4। मैं पूछूं बताइए भाई, इनमें से कौन से कंपाउंड आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, ध्यान से,
सिमिलर अपीयरेंस बोले साहब ये तो एक देख प्रैक्टिकल पॉइंट होगा, दिखाओ हमको जब बताएंगे, लेकिन यहाँ से पहचानो सेम केमिकल फॉर्मूला सेम वैलेंसी। तो देखो इधर यहाँ पर कैटायन की +1 और एनायन जो है परमैंगनेट आयन की -1, और किसी में है +1 -1 नहीं। अच्छा इसमें कितनी है कैटायन की +1 और सल्फेट की कितनी होती है -2। इसमें कैटायन की कितनी है +1, कार्बोनेट की कितनी होती है -2, एंड हेंस कंपाउंड सेकंड एंड थर्ड इसमें +1 और -3 है। सोडियम की +1 और फॉस्फेट की कितनी होती है -3। तो यहां से चेक करना सेम वैलेंसी, इट मींस कंपाउंड सेकंड एंड थर्ड आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। आउटर अपीयरेंस एक जैसी दिखाई देगी, वैलेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये 3 बात ध्यान रखना, सिमिलर अपीयरेंस, सेम केमिकल फार्मूला, वैलेंसी आनी चाहिए सेम, तो केमिकल फार्मूला सेम आ जाएगा। मीन सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, ये साहब आपके पास में इसको व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड जो इसके आइसोमॉर्फिक है, एक कंपाउंड है जो किसके आइसोमॉर्फिक है, इस सॉल्ट के आइसोमॉर्फिक है, उसमें ध्यान से सुन लो, उस कंपाउंड में जो मेटल है ना, मेटल उसकी परसेंटेज है साहब 20.14% है मेटल की। तो मैं पूछता हूं साहब मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा, फाइंड द एटॉमिक वेट, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, जैसे या नीट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बाकी 12 से मतलब नहीं है। देखो एक कोई कंपाउंड है, इसका आइसोमॉर्फिक है व्हाइट विट्रियोल के, व्हाइट विट्रियोल कॉमन नेम है, ठीक है। उसमें मेटल जो है उसकी कितनी परसेंटेज है, 20.14%। मैं कहता हूं इस मेटल का मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुन लो, इसके आइसोमॉर्फिक का मतलब आप लिखोगे ऐसे उस कंपाउंड को। पहले तो मुझे यही बता दो, किसी को कंफ्यूजन है तो ये बताओ साहब ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जिंक की क्या वैलेंसी है 2, तो उसकी भी 2 रखो। फिर परसेंटेज बोली मेटल की, परसेंटेज का मतलब मेटल का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये परसेंटेज होती है कंपोजिशन। एलिमेंट का मास अपॉन टोटल वेट इनटू 100, ये परसेंटेज रखो वैल्यू। तो मेटल का मास लिख देता हूं m, टोटल वेट कैसे लिखोगे, इसको तो m लिखोगे, सल्फेट का वेट लिखोगे साहब 96, कैलकुलेट कर लेना। और वाटर एक मॉलिक्यूल का होता है 18, 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 126 इनटू 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, कितना दे रखा था 20.14। पहले चेक कर लो, पहले इसको चेक कर लीजिए क्या फाइंड हो जाएगा आपके पास में m। कैसे बनाए हो एक बार वापस, मास ऑफ द मेटल m, मान लिया मैंने m, या x बात दूं, यहां पर बात करेंगे m प्लस 96 प्लस 126 क्यों, 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो टोटल वेट को ऐड करो, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। ये हो गया 20.14 इक्वल्स टू m, यहां पर हो जाएगा m प्लस 226 होगा शायद, जहां तक है 222 होगा, 222, ठीक है, और इनटू 100। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, m से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको सॉल्व करो तो आपके पास में m की जो वैल्यू है वो नियरली 56 आ जाएगी। नियरली कितनी आएगी 56, यानी ये 56 होता है, आपको बता दूं आयरन का, यानी ये आयरन है जिसको आप बोलते हो ग्रीन विट्रियोल। क्या था ये, आयरन। एटॉमिक मास 56 किसका होता है, आयरन का। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट था मेरे पास में आइसोमॉर्फिज्म, ध्यान रखना। एक और बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट इनमें और आता है, एक होती है टर्म पॉलीमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म और एक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगला पॉइंट था, ये आयनिक कंपाउंडों के जो कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब भी सुनो, व्हेन ए सब्सटेंस हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, व्हेन ए सब्सटेंस हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, then these structures are known as polymorphic and this phenomena is known as polymorphism। बहुत से आयनिक कंपाउंड जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, जैसे मैं आपको एक लाइन बताऊं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके 2 तरह के क्रिस्टल मिलते हैं, एक की तो प्रिज्म बनते हैं जिसको कहते हो कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट ही, यानी समझ लो जब किसी सब्सटेंस के एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की 2 स्ट्रक्चर मिलती है नेचर में, एक तो मिलता है कैल्साइट की टर्म में, एक क्रिस्टल तो होता है कैल्साइट, और एक होता है आर्गोनाइट, एक क्या होता है अरेगोनाइट। इन दोनों में है तो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बोथ हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। और आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक के लिए लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, स्पेस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म
अब आप समझो स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब सुन लो, इतना तो आप जानते ही हो। यदि किसी कंपाउंड की स्पेस में एक से ज्यादा अरेंजमेंट हो, यदि किसी कंपाउंड के स्पेस में एक से ज्यादा ओरिएंटेशन हो तो उनको ओरिएंटेशन को कहते हैं स्पेस आइसोमर्स, एंड इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्पेस आइसोमेरिज्म। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा ऑर्गेनिक आप जानते हो, जैसे 2 ब्यूटीन की 2 लिख देते हो आप ऑर्गेनिक पढ़ते ही, बोले सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, किसमें अंतर है? अरेंजमेंट में। तो जब अरेंजमेंट में अंतर होता है उन अरेंजमेंट को कहते हैं स्पेस आइसोमर्स। इसका मतलब है बॉन्ड का डायरेक्शनल होना बहुत जरूरी है। तो इस ध्यान सुन लो, स्पेस आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होता हो। और आपको बता दूं, आयोनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन, एंड हेंस आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, देयरफॉर आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड डज नॉट एक्सिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। उसके लिए क्या था? डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लास्ट पॉइंट इनकी केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो आप समझो इनकी रिएक्शंस होती है साहब आयोनिक नेचर की, क्योंकि आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा NaCl डाल दिया। डालते ही, डालने में देरी हो सकती है लेकिन इस काम में नहीं, डालते ही मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। किसका प्रेसिपिटेट मिल गया? AgCl का। तो मैंने लाइन बोली, समझना पहली लाइन। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे ही मैंने दोनों मिक्स किए, मिक्स करते ही इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। तो एक लाइन तो मैं ये बोलूंगा कि आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत जल्दी से रिएक्शन हो गई। और दूसरी बात तो क्या बोलूंगा कि इसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, अपोजिट चार्ज आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, एंड आयोनिक। तो 2 लाइन हो गई। आयनिक कंपाउंडों की केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? आयोनिक रिएक्शंस। और कैसी होती हैं? वेरी फास्ट, बिकॉज इलेक्ट्रो वही रही ना मेरे पास की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज आयन में बहुत स्ट्रांग होता है, एंड एज दे कंबाइन टू ईच अदर एंड गिव न्यू प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये आज का लेक्चर था। क्या नाम था इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और इसके साथ आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। आयनिक बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसमें बहुत सी बात बताई, शुरू से लेक्चर देखते जा रहा। उसमें लेटिस एंथैल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज हाइड्रोजन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए। चलो अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।